हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है होमोजेनस लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 9 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 8 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 8 देख लें। तो होमोजेनस लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट हो या फिर वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा हो, तो उस रिएक्शन में केसी के एक्सप्रेशन में वाटर को इंक्लूड नहीं करते हैं। इन सच इक्विलिब्रियम वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस और इफ इट इज वर्किंग एज ए सॉल्वेंट इन द गिवन रिएक्शन। तो अगर वाटर जो है एक्सेस में प्रेजेंट रहे या फिर वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा हो, तो उस केस में केसी के एक्सप्रेशन में वाटर को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में देखेंगे, आपको बताना होगा कि वाटर को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विथ 1 मोल ईच ऑफ इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड एंड वाटर एट 3 डिग्री सेल्सियस, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एनालिसिस शोज दैट 60% ऑफ द एसिड हैज बीन स्टेरिफाइड। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया हुआ एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, ये जो है ईस्टर प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में 1 मोल एसिड अल्कोहल और वाटर का है, 1 मोल। अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो 60% एसिड जो है वो ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली 1 मोल है, इक्विलिब्रियम पे 60% एसिड का रिएक्ट कर गया, तो 60% रिएक्ट कर गया तो 40% बचेगा। तो 1 का 40% होगा 0.4 मोल, और 0.6 मोल रिएक्ट कर गया। 1 मोल के साथ 1 मोल अल्कोहल का रिएक्ट करता है, तो 0.6 मोल के साथ 0.6 मोल रिएक्ट करेगा, तो बचेगा 0.4 मोल। और 0.6 से 0.6 मोल ईस्टर बनेगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.6 से 0.6 मोल ईस्टर और 0.6 मोल वाटर बनेगा। लेकिन 1 मोल पहले से वाटर था और 0.6 मोल बन गया है, तो इक्विलिब्रियम पे 1.6 मोल वाटर का होगा। अब जो है केसी में कंसंट्रेशन ऑफ H2O इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो हाँ, यहाँ पे H2O इंक्लूड करेंगे, क्योंकि H2O यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे H2O जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, और H2O जो है एक्सेस में भी नहीं है कि आप इसको इंक्लूड ना करें, तो यहाँ पे H2O का कंसंट्रेशन भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो Kc इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O into concentration of ester upon concentration of acetic acid into concentration of ethyl alcohol। नंबर ऑफ मोल सबका पता है। अब मान लेते हैं कि ये सब जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम भी है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन होगा 0.4 अपॉन वी, सिमिलरली अल्कोहल का भी 0.4 अपॉन वी, ईस्टर का 0.6 अपॉन वी, और वाटर का 1.6 अपॉन वी। तो Kc इक्वल टू होगा 1.6 अपॉन वी इंटू 0.6 अपॉन वी अपॉन 0.4 अपॉन वी इंटू 0.4 अपॉन वी। वी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो है 16 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 4, तो Kc इक्वल टू 6 होगा इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे H2O को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर एक्सेस में रहता तो उस केस में इंक्लूड नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड रहे तो उसको भी हम लोग केसी के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन जो है हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका एक्टिव मास जो है वो यूनिटी लिया जाता है। तो एक्टिव मास यूनिटी है, और रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम हम लोग देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, और एक्टिव मास जो है कंसंट्रेशन के बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए केसी में कंसंट्रेशन का टर्म आता था। लेकिन सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास यूनिटी रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए
सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड को हम लोग केसी के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड देयर कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, so their active mass is taken as unity and they are not included in the expression of equilibrium constant Kc। जैसे एग्जांपल है CaCO3 सॉलिड, इससे जो है CaO सॉलिड प्लस CO2 सॉलिड बनता है, तो Kc का क्या वैल्यू होगा? Kc का वैल्यू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। इसमें ना तो CaO सॉलिड को इंक्लूड करेंगे ना ही CaCO3 सॉलिड को इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली अगर Kp फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा? Kp इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे CO2 गैस का क्या प्रेशर होगा? वही जो है Kp का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, Kc और Kp का क्या वैल्यू होगा? तो देखिए H2O लिक्विड प्योर लिक्विड है, इस केस में मिक्सचर नहीं है, और इससे जो H2O गैस बन रहा है तो प्योर लिक्विड है, तो H2O को इंक्लूड नहीं करेंगे H2O लिक्विड को, तो Kc इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली Kp इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो है Kc और Kp का वैल्यू होगा। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन X सॉलिड प्लस Y गैस, इससे जो है 2Z गैस बनता है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 8 atm एंड 60% ऑफ Y गैस हैज रिएक्टेड टिल इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट Kp फॉर अबव रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम अटेन होता है और इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है 8 atm और इक्विलिब्रियम अटेन होने तक 60% बाई गैस का रिएक्ट कर जाता है, तो Kp का क्या वैल्यू होगा? ठीक है, तो X सॉलिड प्लस Y गैस से 2Z गैस बन रहा है। अब मान लेते हैं कि Y का A मोल है और X का भी कुछ होगा, लेकिन X सॉलिड है तो इसके कारण तो जीरो प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो X का 60% रिएक्शन कर जाता है, तो बचेगा कितना? 40%, मतलब इक्विलिब्रियम पे 0.4 बाई होगा, और 1 से 2 मोल बनता है तो 0.6 A मोल अगर रिएक्शन किया है तो इसका डबल 1.2 A मोल Z का बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पे Y गैस और Z गैस का नंबर ऑफ मोल पता है और इक्विलिब्रियम प्रेशर भी पता है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 8 atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Z और Y पता चल जाएगा। प्रेशर ऑफ Z होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Z इनटू टोटल प्रेशर, या फिर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हैं, ये टोटल प्रेशर है ना इक्विलिब्रियम पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Z होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Z 1.2 अपॉन 1.2 प्लस 0.4 A, तो 1.6 A इंटू 8, तो ये जो है 3/4 इंटू 8 6 atm होगा प्रेशर ऑफ Z, और प्रेशर ऑफ X हो जाएगा, प्रेशर ऑफ Y हो जाएगा 2 atm, क्योंकि टोटल प्रेशर 8 atm है। या फिर आप ये फॉर्मूला से निकाल लीजिए, प्रेशर ऑफ X इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X इंटू प्रेशर ऑफ Y, X तो सॉलिड है, प्रेशर ऑफ Y इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इंटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Y यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ A 0.4 A अपॉन 1.6 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ Y अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो 0.4 अपॉन 1.6 ये 1/4 इंटू 8, तो 8/4 2 atm आएगा। तो किसी भी तरीका से आप Y का प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का प्रेशर पता चल गया, तो Kp का क्या वैल्यू होगा? Kp का वैल्यू होगा प्रेशर ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ Y। X इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि X जो है सॉलिड है, तो प्रेशर ऑफ Z हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन प्रेशर ऑफ Y 2, तो ये जो है Kp इक्वल टू होगा 18 atm। तो इस तरह से Kp का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में X जो है प्योर सॉलिड है, इसलिए इसको Kp या Kc के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम अमाउंट ऑफ सॉलिड A इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क ऑलरेडी कंटेनिंग सम B गैस एट 0.4 atm प्रेशर, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज ऑब्जर्व्ड। A सॉलिड से B गैस प्लस C गैस बनता है, इसमें जो है कुछ सॉलिड A और कुछ B गैस प्रेजेंट है। ठीक है,
उसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड करता है तो द टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 0.8 atm। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 0.8 atm रहता है। तो Kp क्या होगा इस रिएक्शन का, ए सॉलिड से बी गैस प्लस सी गैस बन रहा है, ठीक है। ए सॉलिड इससे बी गैस प्लस सी गैस बन रहा है। तो इनिशियली जो है ये तो सॉलिड ही है तो इसके द्वारा तो 0 प्रेशर एग्जर्ट होगा, बी गैस के द्वारा 0.4 atm प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और सी 0। अब इक्विलिब्रियम पे ए के द्वारा तो 0 ही होगा क्योंकि ये सॉलिड ही रहेगा, और इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.8 atm है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तभी तो बी और सी का अमाउंट बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल अगर गैस का बढ़ता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो प्रेशर 0.4 से 0.8 हो रहा है, मतलब बी और सी बनेगा। तो मान लेते हैं कि ए का कुछ मोल रिएक्ट किया जिससे बी और सी बनेगा, तो कुछ मोल रिएक्ट किया जिसके कारण ए मोल बी का और ए मोल सी का बन गया, मतलब सेम नंबर ऑफ बी और सी का बनेगा ए के कारण, और इनिशियली भी कुछ बी है जिसके कारण 0.4 atm प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अब मान लेते हैं इस ए मोल के कारण पी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बी गैस, तो सी भी जो है ए मोल के कारण पी प्रेशर एग्जर्ट करेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल अगर सेम है तो प्रेशर एग्जर्ट सेम करेगा। अब बी के द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो पी प्रेशर जो है पी एटीएम ए मोल के कारण और पहले से कुछ मोल था उसके कारण 0.4 एटीएम एग्जर्ट हो रहा था, तो टोटल 0.4 प्लस पी एटीएम इक्विलिब्रियम पे बी गैस एग्जर्ट करेगा और सी गैस पी एटीएम एग्जर्ट करेगा। अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 0.4 प्लस पी, मतलब टोटल प्रेशर होगा प्रेशर एग्जर्टेड बाय बी प्लस प्रेशर एग्जर्टेड बाय सी। ये जो है 0.8 एटीएम के बराबर होगा क्योंकि दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.8 एटीएम है। तो यहाँ से 2p इक्वल टू 0.4, p इक्वल टू 0.2, मतलब इक्विलिब्रियम पे c जो है 0.2 एटीएम प्रेशर एग्जर्ट करेगा और b जो है 0.4 प्लस 0.2 0.6 एटीएम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। Kp का वैल्यू क्या होगा, Kp इक्वल टू होगा प्रेशर ड्यू टू B एट इक्विलिब्रियम इंटू प्रेशर ड्यू टू C एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो है 0.6 इंटू 0.2, तो इसका वैल्यू होगा 0.12 एटीएम स्क्वायर। तो ये जो है Kp का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है P solid is found to attain the following equilibrium। यहाँ पे ये हटा दीजिए, P solid is found to attain the following reaction। P solid से 2q गैस प्लस r गैस बनता है, ठीक है। At equilibrium Q is added such that the partial pressure of Q at new equilibrium is equal to the total pressure at previous equilibrium। Calculate the ratio of total pressure at the final and initial equilibrium। तो आपके पास P सॉलिड है जो कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, और जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है तो Q का कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, और Q का जब अमाउंट ऐड करते हैं तो जो इनिशियली टोटल प्रेशर था इक्विलिब्रियम पे और Q ऐड करने के बाद जो पार्शियल प्रेशर Q का है वो दोनों सेम है, मतलब इनिशियली जितना टोटल प्रेशर था उतना प्रेशर Q के द्वारा अकेले एग्जर्ट हो रहा है Q के अमाउंट को ऐड करने से। Q is added such that partial pressure of Q at new equilibrium। तो आपको बताना है कि टोटल प्रेशर एट फाइनल इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल प्रेशर एट इनिशियल इक्विलिब्रियम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। P सॉलिड इससे जो है 2q गैस प्लस r गैस बन रहा है। अब 1 मोल से 2 मोल और 1 मोल r का बनता है, तो इनिशियली तो P का ही कुछ अमाउंट होगा, A मान लेते हैं, ये दोनों तो 0 0, लेकिन इसके कारण प्रेशर तो 0 ही एग्जर्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर होगा, तो ये सॉलिड है तो इसके द्वारा तो 0 ही होगा। अब जितना अमाउंट R का बनेगा उसका डबल अमाउंट हमेशा Q का बनेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल हमेशा डबल होगा। तो जितना प्रेशर R के द्वारा एग्जर्ट होगा उसका डबल प्रेशर Q के द्वारा एग्जर्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल डबल रहेगा।
तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे R के द्वारा P प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो Q के द्वारा 2P प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि दोनों P से बन रहा है, तो हमेशा 1:2 के रेशियो में नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होगा, तो प्रेशर भी 1:2 के रेशियो में एग्जर्ट करेगा। तो Kp का क्या वैल्यू हो जाएगा, Kp इक्वल टू होगा प्रेशर ड्यू टू Q का स्क्वायर इंटू प्रेशर ड्यू टू R, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ Q का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ R। पार्शियल प्रेशर ऑफ Q है 2P का स्क्वायर इंटू P, तो ये जो है 4PQ आ गया Kp का वैल्यू। और टोटल प्रेशर कितना है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है 3P के बराबर। अब Q को ऐड किए और ऐड किए इतना ताकि जो सेकेंड इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो उस केस में Q का पार्शियल प्रेशर इनिशियल इक्विलिब्रियम के टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर 3P है, तो Q का अमाउंट ऐड करने के बाद Q के द्वारा पार्शियल प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा 3P। R के द्वारा मान लेते हैं P1 एग्जर्ट हो रहा होगा, ये P1 निकाल लेंगे, तो Kp का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, Kp इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Q का स्क्वायर 3P का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ R P1, और Kp जो है 4PQ आता है, ये अभी हम कैलकुलेट किए हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम से, Kp का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो ये 4PQ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से P1 इक्वल टू आया 4PQ अपॉन 9P स्क्वायर, मतलब 4/9P। तो जब सेकेंड इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो R के द्वारा 4/9P प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो फाइनल इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा, फाइनल इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर होगा 3P प्लस 4P/9, तो ये जो है 31P/9 होगा। और इनिशियल इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 3P के बराबर है, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, टोटल प्रेशर एट फाइनल इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल प्रेशर एट इनिशियल इक्विलिब्रियम 31P/9 और अपॉन में 3P, तो P से P कैंसिल आउट, तो ये 31/27 होगा टोटल प्रेशर एट फाइनल इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल इक्विलिब्रियम का रेशियो। तो इस तरह से जब प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड रहेगा तो क्वेश्चन को डील करेंगे। प्योर सॉलिड के द्वारा तो प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं होगा, ये तो जीरो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, तो उसके बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन, इसको जो है अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।